भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन महासभा यूएनजीए को संबोधित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये कहा कि हमारा पड़ोसी आतंकवाद का सेंटर है। भारतीय विदेश मंत्री ने यह बताया कि वहां आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। दशकों से बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी देश तक लगातार जाती हैं। आपको बता रहे हैं कि एस जयशंकर ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचे का खात्मा बहुत जरूरी है। आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि यूएन के सदस्य 4 गुना बढ़ गए हैं, अब स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। जयशंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सबसे हालिया उदाहरण है। भारत ने आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत को आजादी के बाद से ही ऐसे पड़ोसी का सामना करना पड़ा जो आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। यूएन के आतंकवादी सूचियों में उसके नागरिकों की भरमार है। जयशंकर ने जोर दिया है कि जब कोई देश आतंकवाद को सरकारी नीति घोषित करता है, जब आतंकवादी ठिकाने इंडस्ट्री लेवल पर चलते हैं, जब आतंकवादियों को सार्वजनिक तौर पर महिमा मंडित किया जाता है, तो ऐसे हमलों की बिना शर्त निंदा की जानी चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा है और अपने अधिकारों पर जोर देने के साथ साथ हमें खतरे का भी बहादुरी से सामना करना चाहिए। आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। जयशंकर ने चेतावनी दी है कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को छूट देगा, आखिर में वही आतंकवाद उनके लिए भी खतरा बनकर लौटेगा। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुरंत सुधार की जरूरत पर विशेष रूप से जोर देने की जो बात है वो भी यहाँ पर दोहरा दी है। उन्होंने ये कहा है कि स्थायी परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि यहाँ ज्यादा लोग बात रख पाए। जयशंकर ने विश्व नेताओं से ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि यूएनएससी में जरूरत देशों को जगह मिले। भारत इनमें ज्यादा जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा की फीस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है, जिससे दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स के लिए अमेरिका में काम करना अब मुश्किल हो गया है। पहले आपको बता दें, जहां इस वीजा की फीस लगभग 6 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 80 लाख के पार कर दिया है। इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित पेशेवर भारतीय हो रहे हैं जो इस वीजा पर अमेरिका में नौकरी करते थे। अब उन स्थितियों का लाभ उठाने के लिए कनाडा सक्रिय हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क ने शनिवार को लंदन में बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को कनाडा आमंत्रित करने के लिए तैयारी कर रही है जो अमेरिका में वीजा महंगा होने के कारण मुश्किल में है। उन्होंने कहा कि कनाडा अब एक नई माइग्रेशन पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसका मकसद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करना होगा। कार्नी का यह मानना है कि जब अमेरिका में टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में काम करने वाले हजारों लोग अपने विकल्पों पर दोबारा विचार कर रहे हैं, कनाडा उन्हें बेहतर अवसर स्थित इमिग्रेशन नीतियों पर काम लगात जो है वो फिलहाल वर्क परमिट के हिसाब से दे सकता है। बता दें कि इस मामले में कनाडा की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और देश में स्किल्ड मैन पावर की कमी को दूर किया जा सकता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स बेकी ने कहा कि जब भी अमेरिका वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजे बंद करता है तो कनाडा जैसे देशों का इसका सीधा फायदा उनको मिल जाता है। 2023 में अमेरिका में बड़े पैमाने पर तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी के बाद कनाडा ने एक नया वर्क परमिट लॉन्च किया था, जिसमें केवल 48 घंटे के अंदर 10,000 आवेदन आ गए थे। H-1B वीजा में बदलाव से सबसे ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। 2023 में H-1B वीजा पाने वालों में 1.91 लाख भारतीय थे, जो 2024 में बढ़कर लगभग 2,07,000 हो गए थे। बता रहे हैं कि वीजा धारकों में 71% भारतीय है। अब इतनी ऊंची फीस के कारण भारत की आईटी कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजना आर्थिक रूप से कठिन हो जाएगा। इससे नौकरियों का आउटसोर्सिंग ट्रेंड बढ़ सकता है, जो अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसरों को सीमित कर देगा। कनाडा के अलावा जर्मनी में भी ग्लोबल स्किल वर्कर्स को आकर्षित करने में लगातार कोशिश हो रही है। हाल ही में भारत में जर्मन राजदूत फिलिप ने यह कहा कि जर्मनी में भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय मूल के लोग जर्मनी में औसतन 5,359 यूरो लगभग 5,60,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं, जो कि जर्मन औसत आय से काफी अधिक है। अमेरिका में H-1B वीजा की फीस में बढ़ोतरी ने दुनिया भर की स्किल्ड वर्कर्स, खासकर भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। कनाडा और जर्मनी जैसे देश इसके लिए अवसर के रूप में इसको देख रहे हैं। कनाडा की नई इमिग्रेशन नीति उन हजारों टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स के लिए ये राहत बन सकती है जो अब अमेरिका जाने की बजाय कनाडा का रुख कर सकते हैं। आने वाले समय में ग्लोबल टैलेंट के लिए कनाडा एक नई हॉट डेस्टिनेशन बन सकता है।
अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना से एक चौंकाने वाली घटना जो है वो सामने आ चुकी है, जहां पर एक हमलावर ने नाव से एक रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला शनिवार रात लगभग 9:30 बजे हुआ, जब अमेरिकन फिश कंपनी नामक एक लोकप्रिय पब में लोग सामान्य रूप से अपना सप्ताह मना रहे थे। यह घटना आपको बता रहे कि 20 मील दक्षिण में स्थित साउथ पोर्ट यानी कि बेसिन क्षेत्र में घटी है। यह इलाका पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है। यह स्थान समुद्र के किनारे बसा है, जहां पर नावों से आना जाना आम बात है। शायद यही वजह थी कि हमलावर ने नाव से हमला करने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार शनिवार की रात करीब 9:30 बजे एक नाव रेस्टोरेंट के पास आकर रुकती है। इसके बाद नाव में सवार एक व्यक्ति ने भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। चश्मदीदों के अनुसार सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हमलावर ने कुछ ही मिनटों में कई गोलियां चलाई और इसके बाद तेजी से वहां से फरार हो गया। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 7 लोगों की गोली उनको लगी है, जिनमें से 3 की मौके पर जान चली गई। कई लोग चोटिल भी हुए। फिलहाल घायलों की स्थिति को लेकर कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल कुछ की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी है। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंच गई। नगर प्रबंधक नोहा ने पुष्टि कर दी कि हमला एक नाव से हुआ था। यह पूरी तरीके से योजनाबद्ध लग रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और रेस्टोरेंट के आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का यह कहना है कि अभी हमले के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया। जांच एजेंसीज नाव की पहचान करने और हमलावर का सुराग लगाने में जुटी हैं। इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं। इस हमले के बाद स्थानीय निवासियों और पर्यटकों में जबरदस्त दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक सार्वजनिक स्थान को निशाना बनाया गया, उससे लोगों में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ चुकी है। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि उत्तरी कैरोलिना में नाव से की गई गोलीबारी की ये घटना न केवल अमेरिका में बढ़ती बंदूक हिंसा को उजागर कर देती है, बल्कि ये भी दिखा देती है कि अब हमलावर किस तरीके से नई रणनीतियों के साथ सामने आ रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी करने की जो बात है वो भी कह रही है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बांग्लादेशी प्रवासियों ने देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने यूनिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार दिया और यूनिस इज पाकिस्तानी, गो बैक टू पाकिस्तान जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि यूनिस बांग्लादेश को तालिबानी मॉडल में ढालने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लामीवादी ताकतों के साथ मिलकर देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खत्म कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को तख्तापलट के जरिए हटा दिया गया, जिसके पीछे यूनिस की भूमिका काफी ज्यादा बड़ी थी। इसके बाद देश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं, बौद्ध और ईसाइयों पर अत्याचार बढ़ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त से दिसंबर 2024 के बीच सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदू मारे गए, 13 यौन हिंसा के मामले सामने आए, 133 मंदिरों पर हमले हुए। प्रदर्शन में शामिल एक प्रवासी ने यह कहा कि हम यूनिस की तानाशाही के खिलाफ हैं। उन्होंने हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास को अवैध रूप से जेल में डाल दिया। हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिस की सत्ता में आने के बाद से मानवाधिकार की जो स्थिति है वो बदल गई है और कई अल्पसंख्यक देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में मोहम्मद यूनिस ने 24 सितंबर को अपना भाषण दिया। अपने बांग्लादेश में आए राजनीतिक परिवर्तन को जन आंदोलन का नतीजा बताया और दावा यह कर दिया कि देश अब विकास की राह पर है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के प्रवासी मजदूर दुनिया के लिए उपयोगी है और सभी देशों को उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन को पुनर्जीवित करने की अपील की है और क्षेत्रीय सहयोग को अहम बताया। यूनिस ने खुद पर तालिबानी होने के आरोप भी खारिज कर दिए और कहा कि SAARSC का विचार बांग्लादेश से निकला था, जिसे अब तोड़ा जा रहा है। यूनिस ने कहा कि ये रुख भाषा प्रवासी समुदाय को रास नहीं आया। उनका यह मानना है कि यूनिस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। न्यूयॉर्क में हुए विरोध प्रदर्शन में यह स्पष्ट कर दिया कि प्रवासी बांग्लादेशी समुदाय मोहम्मद यूनिस की नीतियों और कार्यशैली से नाराज हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को यमन के रास अल ईसा बंदरगाह पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया, जब एक इजरायली ड्रोन ने एक LPG टैंकर पर अटैक कर दिया। इस टैंकर पर कुल 27 सदस्य सवार थे, जिसमें से 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली नागरिक शामिल था। टैंकर का नेतृत्व पाकिस्तानी कप्तान मुख्तार अकबर कर रहे थे। यह हमला उस समय हुआ जब टैंकर यमन के हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में मौजूद था।
पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि हमले के कारण टैंकर के एक गैस टैंकर में विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई। हालांकि चालक दल ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा टल गया। लेकिन मुश्किल यही नहीं खत्म हुई। ड्रोन हमले के कुछ ही समय बाद हूती विद्रोहियों की नावों ने टैंकर को घेर लिया और चालक दल को बंधक बना लिया। चालक दल को जहाज से बाहर नहीं जाने दिया गया और उन्हें 10 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी रही। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने तुरंत हरकत में आते हुए यमन, ओमान और सऊदी अरब के अधिकारियों से संपर्क साधा। पाकिस्तानी दूतावास ने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया और चालक दल की सुरक्षित रिहाई के लिए लगातार प्रयास किए। इसके साथ ही वे चालक दल के परिवारों के साथ भी संपर्क में रहे और उन्हें समय समय पर अपडेट देते रहे। 10 दिन की कठिन मशक्कत के बाद आखिरकार पाकिस्तानी नागरिकों को हूती विद्रोहियों ने रिहा कर दिया। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि चालक दल अब यमन से सुरक्षित बाहर निकल चुका है और सभी सदस्य पूरी तरीके से सुरक्षित है। नकवी ने इस राहत भरी खबर की पुष्टि करते हुए ये कहा कि इस रिहाई में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों, ओमान और सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों और अधिकारियों की अहम भूमिका रही। उन्होंने गृह मंत्रालय के सचिव, ओमान में पाकिस्तानी राजदूत और उनकी टीम के साथ सऊदी सहयोगियों की तारीफ की, जिसमें दिन रात मेहनत हुई। इस संकट को सुलझाया गया। नकवी ने कहा कि जब हम लगभग नाउम्मीद हो चुके थे, तब इन सब ने मिलकर हमारे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश की। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब यमन और इजरायल के बीच तनाव लगातार चल रहा है, जिसमें हूती विद्रोहियों ने रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया था। रॉयटर्स के अनुसार यह हमला एक गुप्त कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर पर हुआ, जो 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल क्षेत्रीय तनाव को उजागर कर दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि कैसे जटिल भू राजनीतिक स्थिति से निर्दोष नागरिक संकट का शिकार बनाए जा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सहयोगी देशों की तत्परता के कारण इस बार एक बड़ा हादसा टल चुका है। 24 पाकिस्तानी नागरिक सुरक्षित घर वापस जा चुके हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। यमन में 10 दिन बंधक रहने के बाद आपको बता दें कि उनको आज़ादी मिल चुकी है। इजरायली ड्रोन हमले में फंसे थे पाक के एलपीजी टैंकर क्रू। आपको बता दें कि लगभग सभी लोग सुरक्षित वापस पाकिस्तान भेज दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से अटैक हुआ, उसके बाद तेज आग के साथ आपको बता दें कि धुएं का गुबार देखने को मिला था।